टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी करने का हम लोग का टारगेट है दोस्तों। तो क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर 1 से 10 तक मैंने आपको ऑलरेडी जो है पढ़ा दिया है। और जब क्लास 7 का एनसीईआरटी हम लोग शुरू किए थे हिस्ट्री का, जिसमें चैप्टर 1 और 2 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 करेंगे दोस्तों। मेरे साथ आपको 1 साल कठिन परिश्रम करना है यूपीएससी 2024 के लिए, तभी जो है आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत आपका अच्छे से हो पाएगा और फिर आसानी से आप यूपीएससी का एग्ज़ाम को निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, बस आप इस चैनल पे बने रहें और जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उसको अच्छे से आप पढ़िए। ठीक है, पूरा एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है तो थोड़ा सा एमसीक्यू का सीरीज लेट से आ रहा है। ठीक है, लेकिन 15 अगस्त तक ट्रेनिंग सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद धड़ाधड़ आपका पूरा सब चीज़ अच्छे से और भी सिस्टमैटिक तरीके से चलेगा दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे हैं 0S चैनल। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाल है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 7 के एनसीईआरटी का, और ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी। जो दिल्ली के कंडीशन के बारे में कि दिल्ली में किस वंश ने शासन किया, कौन उसको राजधानी बनाया, और जो एज होगा वो 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, दिल्ली को सबसे पहले जो कैपिटल बनाया था वो बनाया था तोमार राजपूत ने। जो तोमर राजपूत थे उन्होंने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, तोमर राजपूत को हटा के जो चौहान है, जिसके बारे में आपने सुना पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज 3 था जो चौहान था, उसने जो है तोमर को हरा के दिल्ली में अपना शासन किया और वो अजमेर पे कंट्रोल किया। कौन? चौहान। तो सबसे पहले जो दिल्ली पे राजधानी बनाया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, वो थे तोमर राजपूत। उसको हरा के 12वीं सदी के आसपास जो चौहान थे, ठीक है, जिसको चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जो है परास्त कर दिया। किसको? तोमर राजपूत को। ठीक है, तो जो तोमर थे और राजपूत थे उन्होंने दिल्ली को इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर, वाणिज्यिक क्षेत्र का केंद्र बना दिया। ठीक है, साथ ही साथ इस शहर में बहुत सारे जो अमीर जैन व्यापारी थे वो भी रहते थे और बहुत सारे मंदिर का निर्माण भी किया गया। ठीक है, यहाँ पे कॉइन जो सिक्का था उसको छापने का, सिक्का को ढाला जाता था, जहाँ पे जिसको देहलीवाल भी बोलते थे। ठीक है, दिल्ली को पहले देहलीवाल बोलते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्का को छापा जाता था। ठीक है, मतलब उसको टाका जाता था। समझ में आ रहा है ना? ढाले आते थे यहाँ पे सिक्का। तो ये है दिल्ली का थोड़ा मैप। आप देख रहे हैं यमुना नदी जो है इधर से जा रही है। ये फिरोजाबाद है, फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम आप जानते होंगे। ठीक है, ये हौज सुल्तानी है, तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है, ये हौज खास है, जहाँ पना है, दिल्ली कोहना है, सिरी है, कुतुब मीनार। तो ये सब जो प्लेस है वो नियर बाय दिल्ली है, ये आपको मोटा मोटी याद होना चाहिए। ठीक है, तो दिल्ली जो है था 12th सेंचुरी में इसको कंट्रोल करने लोगों ने चालू किया, एक राजधानी बनाया। उसके बाद दिल्ली जो है मेन जो है सेंटर दोस्तों बन गया। ठीक है, तो किस तरह से दिल्ली मेन सेंटर बना? तो वो जो मेन सेंटर बना वो बना था दिल्ली सुल्तान के टाइम में। तो दिल्ली सुल्तानत जो था, आपको पता है दिल्ली सुल्तान के बारे में, हम लोग सुल्तान के बारे में पढ़े, दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आया था। जो दिल्ली सुल्तान था वो अलग अलग डायनेस्टी में, अलग अलग वंश में बटा हुआ था। स्लेव डायनेस्टी जिसको बोलते हैं गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, लोधी एंड सैयद। तो ये याद कर लीजिए, दिल्ली सल्तनत का ये एज का है, मतलब अलग अलग डायनेस्टी का। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश आया, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी और फिर सैयद। तो ये जो 5 वंश थे, 5 वंश मिल के जो है दिल्ली सुल्तान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान जो थे उन्होंने बहुत सारा शहर के आसपास डेवलपमेंट किया, साथ ही साथ दिल्ली एक कोहना, सिरी और जहाँपना ये सब बनाया। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये दिल्ली जो सुल्तान के जो राजा रहे हैं वो उनका एक क्रोनोलॉजी है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया तोमार वंश के साथ, तोमार वंश था, राजपूत वंश था सबसे पहले, उसमें एक तोमार और चौहान था। तो तोमार के जो मेन जो थे वो थे अनंगपाल। ठीक है, चौहान में मेन जो आदमी था वो था पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद आपका इधर से दिल्ली सुल्तान शुरू होता है, जिसमें आता है सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, जो तुर्किश रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और गयासुद्दीन। 1206 से 1290 का जो कार्यकाल था वो था स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, गुलाम वंश का। ठीक है, उसके बाद 1290 से, ये आप टाइम याद कर लीजिए, 1290 से 1320 तक ये था खिलजी का। मैंने बताया था ना, स्लेव, खिलजी, तुगलक, लोधी और सैयद, ये याद कर लो। तो खिलजी का जो था 1290 से 1320, जिसमें मेन इसका फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी, उसको बना अलाउद्दीन खिलजी। फिर जो आता है, कौन आता है दोस्तों? तुगलक।
ती से क्या तुगलक, तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद होना चाहिए। सैयद वंश का संस्थापक 1414 से 1451 तक रहा सैयद वंश। ठीक है, खिजर खान था। उसके बाद लोधी आया, लोधी वंश 1451 से 1526 1526। फिर जाके अब मुग़ल का शासन आता है। आपको पता है कि इब्राहिम लोधी को हरा कर बाबर ने 1526 में पहली पानीपत की युद्ध में, ठीक है ना, पानीपत की मतलब कौन सी युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में जो है हरा देता है कौन, बाबर, और मुग़ल वंश का स्थापना करता है इब्राहिम लोधी को हरा के। तो ये जो था ये आपका इंपॉर्टेंट है कि रूलर कौन कौन रहे हैं दिल्ली के। सबसे पहले तोमार, फिर चौहान, फिर स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, 1206 से 1290, खिलजी 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414, लोधी 1414 से 1551, और मतलब खिज्र वंश सैयद वंश रहा, और फिर जाके लोधी वंश रहा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो जो सुल्तानगंज जो दिल्ली था उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए इतिहास को उस समय हम लोग तारीख या तवारीख बोलते हैं। ठीक है, मतलब उस समय फारसी में या अभी भी फारसी में इतिहास को हम लोग क्या बोलते हैं, तारीख या तवारीख। तो उसके पर जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं मुस्लिम या इस्लाम जो ऑथर्स हैं उनके द्वारा, तो पता चलता है हमें कि यार ये कौन कौन सा जो है उसका राज दरबार में कौन कौन से लोग थे, कौन कौन सा पद था, पोस्ट था, किस तरह से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, किस तरह से शासन व्यवस्था था, वो सारा चीज़। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जब हिंदू धर्म की आप बात करेंगे तो वहाँ पे होता है कि जो बड़ा बेटा है होता है उसी को प्रॉपर्टी मिलता है जनरली। ठीक है, जो होता था। लेकिन मुस्लिम में जो होता है दिल्ली सुल्तान जो पार्सियन कल्चर है ना, या इस्लामिक कल्चर है, वहाँ पे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टी रहता है वो सारे बेटों में बांट दिया जाता है, और फिर जो भी सक्षम होता है वो अपने में लड़ाई वड़ाई करके जो है वंश को आगे बढ़ाते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। साथ ही साथ उस समय जो है भेदभाव भी था, जन्म सिद्ध अधिकार ऐसा नहीं था, और जेंडर लिंग भेद भी था। बहुत सारे लोगों को जन्म के आधार पर अधिकार था, लिंग भेद था। महिला और पुरुष में जैसे एक एग्जाम्पल है कि इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी बेटी जो है रजिया सुल्तान जो है सुल्तान बने, लेकिन क्या हुआ, मिन्हाज ए सिराज ने अपने किताब में लिखा है कि वो बहुत कैपेबल थी, कौन, रजिया सुल्तान, फिर भी उसके जो नोबल्स थे, ठीक है, उसको योग्य नहीं मानते थे। उसके भाई उसको नहीं चाहते थे कि वो राजा बने, फिर तभी जाके उसके बाद बलबन जो है शासन बनता है। तो रजिया सुल्तान महिला थी, अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसको उतना जो है रिस्पेक्ट और उतना इज्जत नोबल्स के बीच में नहीं मिल पाया, मंत्री के बीच में, क्योंकि वो महिला थी। से पता चलता है कि उस समय भी जो है लिंग भेद था। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। साथ ही साथ एक और किताब है जिसका नाम है फ़क्र मुदाब्बिर। ठीक है, तो इतिहासकार एक फ़क्र मुदाब्बिर ने लिखा था, ठीक है, कि राजा बिना सैनिक के काम नहीं कर सकता है, और सैनिक जो है बिना राजा के नहीं रह सकते, क्योंकि सैनिक को चाहिए सैलरी, और सैलरी चाहिए तो सैलरी कौन देगा, राजा देगा। तो राजा कहाँ से देगा सैलरी, किसान से टैक्स लेके देगा। तो किसान भी समृद्ध होना चाहिए, तभी तो ये राजा को टैक्स देगा, और तभी राजा इसी पैसा से सैलरी देगा, वेतन देगा किसको, सैनिक को। और सैनिक जब अच्छा रहेगा तभी राजा ये बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर सैनिक को अच्छा सैलरी चाहिए तो इसके लिए राजा के पास पैसा होना चाहिए, और राजा के पास पैसा होना चाहिए, किसान के पास पैसा होना चाहिए, और किसान का पैसा तभी होगा जब इसके पास उपज जो होगा, प्रोड्यूस होगा, एग्रीकल्चर प्रॉस्पर होगा। इसीलिए उस समय के राजा जो है किसान कृषि पे भी, एग्रीकल्चर पे भी जो है उस पर प्रमोट करते थे, क्योंकि उस समय इरिगेशन अच्छे से देते थे, सिंचाई की व्यवस्था, तो कृषि जो है प्रॉस्पर होता था। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो याद रखिएगा मिन्हाज ए सिराज एक किताब है, ठीक है, ठीक, उसके बारे में। और ये कब का बात है, 1236 के समय का किताब है। क्लियर, ठीक है। तो मिन्हाज ए सिराज ने अपने बुक में लिखा है रजिया सुल्तान के बारे में, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो याद करने का ये है कि रुद्रमा देवी जो है 1262 से 1289 1289 तक, ठीक है, कहाँ की शासन थी, काकतीय डायनेस्टी, काकतीय जो है वंश का रानी थी। ठीक है, याद रखिएगा, काकतीय जो वंश था वो आंध्र प्रदेश के आसपास का है। ठीक, उसके बाद एक और थी दिद्दा जो थी वो कश्मीर की थी। तो आपसे मैच के अंदर फॉलोइंग पूछ सकता है, तब दे दे रजिया सुल्तान तो दिल्ली, ठीक है, उसके बाद आपको दे दे ये दिद्दा दे दे तो कश्मीर, उसके रुद्रमा देवी तो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का एरिया। ठीक है, तो ये आपको जो है मोटा मोटी याद होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो शासन व्यवस्था था खिलजी और तुगलक वंश के समय में वो किस टाइप का था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों,
दिल्ली सुल्तान आपको पता है बहुत बड़ा था। अगर उस पूरे बड़े एरिया को कैप्चर करना है, पूरे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए राजा क्या करता था, गवर्नर को, सूबेदार को, प्रशासकों को ज़रूरत पड़ता था। तो बहुत सारे लोग, राजा लोग क्या करता था कि वो नहीं चाहता था कि यार हम बड़े बड़े ज़मींदार को और अपॉइंट करें अपने गवर्नर के, सूबेदार के रूप में। खासकर इल्तुतमिश चाहता था कि यार हम गवर्नर ये सब को अपॉइंट नहीं करेंगे, इसके अलावा जो हमारे इसके अपोजिट हमारे जो ये रहेंगे ना, क्या उसको बोलते हैं, स्लेव होंगे, हमारे जो गुलाम होंगे, उसी को हम लोग अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए इल्तुतमिश ने एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते थे बंदगाह। तो बंदगाह एक ग्रुप होता था, ठीक है, जिनमें गुलामों को ख़रीदा जाता था, किसके लिए, सैनिक सेवा के लिए, मतलब मिलिट्री के लिए, सर्विस के लिए ख़रीदा जाता था। बहुत सारे राजा जो है वो डिपेंड करते थे गुलामों पे शासन व्यवस्था के लिए, वो गवर्नर पे और जो बड़े बड़े लोग थे, ज़मींदार थे, उन पर डिपेंड नहीं करते थे। उनमें से एक राजा का नाम था इल्तुतमिश। क्लियर है? तो राजा जो है गुलामों पे बहुत ज़्यादा उसमें विश्वास करता था। ठीक है, शुरू में इल्तुतमिश ये सब लोग। ठीक है, तभी आप देखोगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो एक गुलाम था, तभी उसको गुलाम वंश बोलते हैं। ठीक है, और गुलाम वंश में इल्तुतमिश ये सब रजिया सुल्तान और बलबन ये सब आता है। तो इस समय जो शासन काल था वो गुलाम के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, और गुलाम उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश कहते हैं दोस्तों। क्लियर? ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि क्यों जो है राजा जो है अपने बेटों से बढ़कर गुलाम को वैल्यू देता था। ठीक है, चलिए उसके बाद तो समझ में आ गया, इतना आपको क्लियर है ना। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गुलाम हो गया और वो गुलाम बहुत पावरफुल हो गया, तो वो राजा को उतना वैल्यू नहीं देने लगा। इसके कारण राजनीतिक अस्थिरता भी आई थी। इसमें फ़ायदा भी है कि गुलाम चूँकि राजा का द्वारा लाया गया है तो वो राजा का बात भी सुनता था, लेकिन जब गुलाम बहुत स्ट्रांग हो जाता था तो यही गुलाम राजा को डंडा भी करके शासन अपने अंदर में ले लेता था। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके अलावा राजा के पास अपना नौकर वोकर भी होता था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। ठीक है, साथ ही साथ राजा जो है क्रिटिसाइज, राजा को सब निंदा भी करते थे कि अरे यार तुम गुलाम को जो है जो नीचा जात का है तुम उसको ऊंचा वो पद दे दिया। तो राजा का इस पर बुराई भी लोग करते थे। ठीक, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक का जैसे बुराई किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता है तुगलक वंश का था दोस्तों। ठीक है, तीसरे एक व्यक्ति, एक रसोइया था, उसको और गार्डनर ये सब जो थे लोग थे उसको बढ़िया बढ़िया पोस्ट दे दिया, इसीलिए इसके लोग क्रिटिसाइज भी किए थे। तो जियाउद्दीन बरनी जो था एक 14th सेंचुरी मतलब 14वीं शताब्दी का एक लेखक था, एक ऑथर था, इतिहासकार था। इसने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का क्रिटिसाइज किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है रसोइया को ये सारी चीज़ को बढ़िया बढ़िया पोस्ट दे देता था। तो याद रखना आपको गियाउद्दीन बरनी। क्लियर इसके बारे में? उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। तो जिस तरह पहले के सुल्तान हुआ करते थे दोस्तों, उस तरह से खिलजी और तुगलक वंश के जो राजा थे उसने मिलिट्री कमांडर को अपॉइंट किया। ठीक है, तो मैं एक मान लो कोई एरिया है, ठीक है, इस एरिया से राजा को चाहिए कि यार यहाँ का जो आदमी है वो सैनिक जो है मेंटेन करे, सैनिक रखे राजा के लिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एरिया को, जिसको हम लोग बोलते थे इक्ता एरिया क्रिएट किया गया, कुछ एरिया का नाम चेंज करके इक्ता रख दिया गया, उसको इक्ता बोलने लगे। और इस इक्ता को देखने के लिए एक व्यक्ति का नियुक्ति किया गया जिसको हम लोग इक्तादार बोलते थे। ठीक है, तो ये जो इक्तादार क्या करता था, इस एरिया से टैक्स को कलेक्ट करता था और यहाँ कुछ सैनिक जो है रखता था अपने पास, सेना रखता था, घोड़ा रखता था। जब राजा को ज़रूरत पड़ता था तो ये जो इक्तादार होता था ये सारे सैनिक और घोड़ा जो है राजा की सेवा में देता था। और इक्तादार जो क्या करता था, साथ ही साथ सैनिक को और घोड़ा को जो है जो भी खर्चा पानी है वो देता था। और खर्चा कहाँ से देगा, तो ये जो एरिया है जिसको इक्ता बोलते थे, इसी से टैक्स कलेक्ट करता था और इसी से वो अपना खर्चा पानी भी इक्तादार निकालता था, घोड़ा वोड़ा को खाने पीने का देता था, सैनिक को सैलरी देता था। और राजा इसको इसलिए ये एरिया दे दिया था क्योंकि यही इक्तादार राजा को सैनिक ये सभी सर्विस से प्रोवाइड करता था। ठीक है, समझ में आ गया आपको इक्तादार कौन होता था, इक्ता क्या होता है, सैनिक को किस तरह से राजा मेंटेन करवाता था इक्तादार के थ्रू, और किस तरह से वो टैक्स को कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो इक्तादार को हम लोग मुक्ति भी बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब वो जो इक्तादार है, इस
इक्ता से कितना टैक्स कलेक्ट करेगा वो सारा राजा जो है रेगुलेट करता था, ताकि इक्तादार जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट ना करे और शोषण जो है किसान का ना करे। यानी कि इक्तादार बहुत स्ट्रांग हो जाए तो भी दिक्कत है, क्योंकि फिर राजा को दबा देगा। इसीलिए कोई भी इक्ता से कितना टैक्स कलेक्ट होगा उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ राजाओं ने बहुत जो है हार्श स्टेप, बहुत जो है एकदम भयंकर कठिन जो है स्टेप उठाया, जिसमें कुछ राजा थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। ठीक है, उसके बाद जब दिल्ली सुल्तान आए दोस्तों, ठीक है, तो उस समय जो है बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, ठीक है, जिसको सामंत बोलते थे, उनका भी उदय हुआ। तो वो लोग जो बड़े बड़े लोग थे, ज़मींदार थे, राजाओं ने उनको जो है अपने अंडर में लेने का कोशिश किया। ठीक है, क्योंकि कोई मान लो ये गांव है, इसे हमको टैक्स लेना है। ठीक है, तो राजा मान लो ये देखेगा, कह रहे ये गांव का जो ये वाला आदमी है, इसका कंट्रोल इस गांव पे बहुत ज़्यादा है। तो राजा क्या बोलेगा, इस व्यक्ति को बोलेगा ठीक है हम तुमको सामंत के रूप में, मंत्री के रूप में जो है अपॉइंट कर देते हैं। तुम्हारा काम ये है कि तुम इस एरिया से टैक्स कलेक्ट करो, कुछ उससे तुम कुछ अपना खर्चा पानी निकालो और कुछ सैनिक भी मेंटेन करो, और जब ज़रूरत पड़ेगा तो हमको जो है सैनिक तुम भेजना। ठीक है, तो उसको हम लोग सामंत बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों, सामंत। सामंत मतलब एक तरह का समझ लो मंत्री टाइप का लोग होता था, जमींदार टाइप का लोग, जिसको राजा जो है अपने सहायता के लिए उसको पद देता था और बोलता था कि ठीक है तुम जो है टैक्स वैक्स कलेक्ट करो और सेना वेना भी थोड़ा मोड़ा मेंटेन करो। ठीक है, तो जो टैक्स लिया जाता था दोस्तों उस एरिया से, ठीक है, वो 3 टाइप का टैक्स था। एक था खर्च। ठीक है, तो जो खर्च था वो एग्रीकल्चर पे, कृषि पे लिया जाता था। ठीक है, जो किसान का जितना भी उपज होता था उसका 50%। एक टैक्स लिया जाता था जानवर पे, मवेशी पे, और एक टैक्स घर पे। तो 3 टाइप का टैक्स जो है दिल्ली सुल्तान के समय में लगता था, एक घर पे, एक कृषि पे और एक जो है जानवर पे। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान के लोग जो है बहुत सारे एरिया को कंट्रोल करते थे, लेकिन बहुत सारे एरिया उनके कंट्रोल में नहीं भी था। जैसे बंगाल था, ठीक है, दिल्ली से चूँकि बहुत दूर था, जैसे ये दिल्ली है, यहाँ से बंगाल दूर है, तो बंगाल जो है इनके अंडर में उतना नहीं था। साउथ इंडिया भी था, साउथ इंडिया भी उनके अंडर में नहीं था। और गंगा में भी ऐसा नहीं कि सभी उनके अंडर में था, बहुत सारे ऐसे एरिया थे गंगा में ही, गंगा नदी के किनारे, जो उनके अंडर में नहीं था। ठीक है, जहाँ पे उनके जो दिल्ली सुल्तान लोग नहीं जा पाते थे, क्योंकि गंगा का मैदान उस समय जंगल में भरा हुआ था। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ने कंट्रोल करने का कोशिश किया, लेकिन वो भी बहुत कम समय तक। ठीक है, अब इबन बतूता ने क्या, एक जो इबन बतूता जो था वो मोरक्को का एक यात्री था 14वीं सेंचुरी का, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ठीक है, उसने जो है भारत का उस समय उल्लेख किया है कि किस तरह से बहुत सारा ऐसा एरिया था जहाँ पे जो है दिल्ली सुल्तान के लोग नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा बांस था। तो बांस अगर आपको पता है बहुत स्ट्रांग होता है। मान लो ये दिल्ली सुल्तान है, इस एरिया में उसको जाना है, अगर इसके यहाँ पे बांस है, तो यहाँ के जो लोग थे क्या करते थे, बांस से अपने को घेर लेते थे और तीर धनुष बनाते थे, तो ये लोग जो थे बाहर के लोग अटैक नहीं कर पाते थे। तो इबन बतूता ने ऐसा लिखा था कि बांस का भी प्रयोग जो है अपने इसको बचने के लिए लोग करते थे। क्लियर। उसके बाद 1219 में आपको पता है चंगेज खान जो एक मंगोल था, ठीक है, उसने जो है ट्रांसऑक्सियाना, जो अभी का उज्बेकिस्तान है, वहाँ पे अटैक किया। कौन किया? उत्तरी पूर्वी ईरान में अटैक किया। आपको पता ही है, अगर मेरा ईरान है दोस्तों, ये ऐसा करके ईरान है, तो यहाँ पे जो है उज्बेकिस्तान है, ठीक, अलग देश है। तो वहाँ पे जो है मंगोल शासक मंगोलिया से आया, ईरान पे यहाँ पे अटैक किया, नॉर्थ ईरान में। ठीक है, तो कौन किया? चंगेज खान। ठीक, साथ ही साथ मंगोल का आक्रमण बढ़ने लगा। कब बढ़ने लगा? तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मंगोल का आक्रमण दिल्ली पे जो है आरंभ होने लगा, अटैक वो करने लगे। इसी से मजबूर होके, ठीक है, दिल्ली सुल्तान के जो राजा थे उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा आर्मी जो है क्रिएट किया, बनाया, ताकि मंगोल जो है अगर भारत पे अटैक करेंगे, और किए भी थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो अपने को बचा पाएँ। किसने? मंगोल के आक्रमण से बचाने के लिए सेना का निर्माण किया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 15वीं और 16वीं सदी में, क्योंकि आपको पता है कि 1526 तक जो है दिल्ली सुल्तान का शासन था। उसके बाद 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया और मुग़ल डायनेस्टी का नींव रखा। ठीक है, तो ये सब वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा,
चूँकि देखिए जब दिल्ली सुल्तान का कंट्रोल कम हो गया, दिल्ली सुल्तान कमज़ोर हो गए, तो जो छोटे छोटे राजा थे उन्होंने खुद को जो है स्वतंत्र घोषित कर लिया और अपना एरिया बना लिया, जैसे गुजरात का राजा, मालवा का राजा, बंगाल का राजा, ठीक है, और दक्षिण भारत का राजा, साउथ इंडिया का राजा, ठीक है। साथ ही साथ इसी समय में एक नया जो है रूलिंग क्लास उभर के आया, जिसको अफ़गान और राजपूत के नाम से जाने गया। अफ़गान आपको पता है कि कौन था, आपका ये जीटी रोड किसने बनाया था दोस्तों, शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी जो था अफ़गान था, तो उसमें सूर वंश का, सूर डायनेस्टी का भी उदय हुआ शेरशाह सूरी का, जिसका समय था 1540 से 1545 तक, ठीक है। तो इसने जो है मुग़ल का शासक था हुमायूं, तो हुमायूं को 2 बार इसने हराया था दोस्तों, ठीक है। तो हुमायूं का काल था 1530 से 40। तो देखिए उसके बाद हुमायूं का टाइम था 1555 से 56। तो ये जो 15 साल का टाइम था 1540 से 1555 के आसपास, ये जो था सूर डायनेस्टी का समय था 1540 से 1555 का, जिसमें से कुछ समय तक शेरशाह सूरी रहा और बाकी के समय में दूसरे सूर डायनेस्टी के रहा, ठीक है। तो जो सूर डायनेस्टी था, शेरशाह सूरी था दोस्तों, उसने बहुत नया नया जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज किया। तो आपको पता है कि देखिए स्लेब, खिलजी, तुगलक, लोधी और सैयद, ये वंश थे, मतलब सैयद इधर होगा, लोधी इधर होगा, ठीक है। तो इनके बाद जो है आपका मुग़ल वंश आया, बाबर के बाद हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं के समय में शेरशाह सूरी था। तो शेरशाह सूरी ने सूर डायनेस्टी में नए नए परिवर्तन के एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसके लिए जो आपका हमारा खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, उसने जो जो चीज़ किया था सेम चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में किसने किया, आपका सूर डायनेस्टी ने। और वही सेम चीज़ जो सूर डायनेस्टी में शेरशाह सूरी ने किया अपने वंश में, सेम चीज़ अकबर ने किया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रशासन में सुधार था उसको स्वीकार किया शेरशाह सूरी ने, और फिर उसको स्वीकार किया अकबर ने, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक, समझ में आ गया। इस तरह से हमारा चैप्टर 3 दोस्तों कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये पहल और ये इनिशिएटिव समझने में आसानी हो रही होगी। और एनसीईआरटी आपको इस तरह से आपको पढ़ना है जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी दोस्तों दिक्कत ना हो, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है विच रूलर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड हिज और हर फर्स्ट कैपिटल दिल्ली। दिल्ली में सबसे पहले किसने राजधानी स्थापित की, तो मैंने देखा था, आपको बताया भी था, अनंगपाल ने किया था। तैमूर वंश जो है कौन से राजपूत का, तोमर राजपूत, क्लियर है। तो ये सारा चीज़। व्हाट वाज द लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज था दोस्तों बताइए, तो टर्किश लैंग्वेज था, टर्की में थे, ठीक है। इन हुज रेन डिड द सुल्तान रीच फारदेस्ट एक्सटेंट, किसके समय में सबसे साउथ में जो है सबसे एक्सपैंड हुआ, उसका सबसे विस्तार हुआ, किसके समय हुआ, अलाउद्दीन खिलजी विलजी के समय में, ठीक है। फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया, कहाँ से आया था इब्न बतूता, मोरक्को से आया था। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, ठीक है। इक्ता के बारे में, इक्ता एक ज़मीन होता था जिसको देख रखे हैं, इक्तादार होता था, ये सारी चीज़ बताया था। तारीख क्या होता था, हिस्ट्री को बोलते थे। गैरिसन, ये सब बता दिया। मंगोल कौन था, जेंडर था। और खराज क्या था, कृषि पे टैक्स को खराज बोलते थे। उस तरह ये सारा चीज़, कुछ क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसका दोस्तों PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। MCQ भी आएगा, थोड़ा ट्रेनिंग चल रहा है इसलिए डिले हो रहा है, ठीक है। 15 अगस्त के बाद मैं पूरी तरह से फ्री हूँ आपके लिए, 24 घंटे 365 दिन साल के आपको मेरे लिए मैं आपके लिए दूंगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हैं और पॉजिटिव फीडबैक देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी UPSC या सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपका भी फाउंडेशन बना रहा हूँ। फिर धीरे धीरे करके इस पर बिल्डिंग बनाएंगे और UPSC फाइनली हम लोग फतह करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।